पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जबकि निम्न को संतुष्ट करेगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और लगभग हर साल पूछा जाता है। तो जो b का मान होता है ना, ठीक है, वो जो ये r होता है ना, r क्या होता है, आपका शेषफल होता है। इस r का मान इस छोटे वाले संख्या b से हमेशा छोटा होगा, जिससे भाग देते हैं, और 0 या 0 से बड़ा होता है हमेशा। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में आता है हर साल। अगला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के HCF को हम इस रूप में व्यक्त कर पाएँ तो m का मान क्या होगा। यहाँ पर ये जो m है इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले HCF आपको निकालना है 65 और 117 का। तो 65 को हम लिख सकते हैं 13 पंजे 65, ठीक है, और 117 को हम लिख सकते हैं 13 नम्मा 117, ठीक है। तो देखो HCF क्या होता है, जो दो संख्या ना जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। तो जो HCF हो रहा है, HCF जो 65 और 117 का है वो कितना आ गया हमारे पास, वो आ गया 13। और प्रश्न में ये बोल रखा है कि HCF को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ये दे ही रखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 65m माइनस के 117, ठीक है। तो माइनस के 117 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 117, तो ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। 65m 65 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, बट्टे में आ जाएगा। तो 65 दूनी क्या हो जाएगा 130। तो ये हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। m बराबर कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई क्वेश्चन आए ना आए, बट आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, यही बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है। तो ये ऑड्स नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, तो ये होता है 2p+1 के रूप में। किस रूप में होता है, 2p+1। अगर सम संख्या बोलना तो 2p होता, विषम बोला तो 2p+1 के रूप में होगा, ठीक है। हमारे पास क्या बोला, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p ये है q ये है, a और b अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो बच्चों p हमारे पास क्या है, a b² और q हमारे पास a�3b। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहले देखो जो चीज़ दोनों में है, a भी दोनों में है और b भी दोनों में है, ठीक है। तो एलसीएम में क्या होता है ना कि जो दोनों में उसकी अधिकतम घात, तो मैक्सिमम पावर, a की मैक्सिमम पावर 3 है और b की मैक्सिमम पावर 2 है। तो आंसर आ जाएगा a³ b²। ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगर ये a है और ये b है तब इनका HCF क्या होगा। सो देखो a हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, और b हमारे पास है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है, जो दोनों में, इसमें भी 2 इसमें भी 2, उसकी न्यूनतम घात 3 इसमें भी और इसमें भी, 3 की न्यूनतम घात 2 है और 5 की न्यूनतम घात 1। 2 दूनी 4, 3 तिया 9 गुणे 5, 4 पंजे 20 गुणा 9, 9 दूनी 18, पीछे से 0, ठीक है। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 180, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए बताया जा रहा है बच्चों, ठीक। अब आते हैं, कह रहे निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ये जोड़ा है। सहभाज्य क्या होते हैं, यदि आपके पास दो संख्या हैं a और b और उनका अगर HCF 1 आ जाए ना, ठीक है, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, उन संख्याओं को हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लेना। अब देखो, अब पता चल रहा है ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, ये भी 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, ठीक है। 31 एक 31 31 93, ठीक है। ये 2 से कट जा रहे हैं, ये भी 2 से कट जा रहा है। 3 ऑप्शन, तो इसका सिर्फ 7 दिख रहा है, इसका 3, ठीक है, 31 दिख रहा है, ये कट जा रहे हैं मतलब। ऑप्शन नंबर बी में देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 नंबर 18,
ठीक है ना। 9 को मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 2। तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में हो, कुछ भी ऐसा नंबर है जो दोनों में है नहीं। जब कुछ भी ऐसा नहीं है, दोनों में कुछ भी उपनिष्ठ नहीं होता है, तब हमारा जो HCF होता है वो 1 होता है। तब हमारा HCF कितना होता है? 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि हमें यही तो चाहिए था कि HCF हमें 1 मिल जाए, यानी ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, अगर आपके पास कोई परिमेय संख्या p बट्टे q के रूप में, आप हर का गुणनखंड करते q का, अगर 2 गुणा 2 गुणा 2 आता है शांत होता है, 5 गुणा 5 आता है, कितनी बार शांत होता है, 2 भी है 5 भी है तब भी शांत होगा। इनके अलावा कोई भी संख्या आती है तो क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है, अशांत आवृत्ति हो जाते हैं। ठीक है, तो शांत दशमलव आपको छांटना है इस प्रश्न में। क्या छांटना है? शांत दशमलव। मैं पहले वाले को देख लेता हूँ, जैसे हर का गुणनखंड करेंगे ना 164। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपका रिवीजन भी हो जाए। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 1 कम 2, और किसी नहीं कटेगा 41 कम 41, तो ये आ गया कितना? देखो, ये इसका गुणनखंड के 2 बार है और फिर 41 आ रहा है 164 का गुणनखंड करने पर। 2 तो है, उसके साथ अन्य संख्या आएगी तो ये अशांत होगा। ठीक है, 30 का करो, 30 का करोगे तो मैं लिख सकता हूँ 30 को 3 गुणा 10, ठीक है, 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5, 5 भी है 2 भी, लेकिन उसके साथ अन्य संख्या आ रहा है तो ये भी अशांत होगा। 625 का गुणनखंड करोगे, 625 का गुणनखंड क्या होता है? 25 गुणा 25, तो 25 को लिख सकता हूँ 5 की घात 2, 5 की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं 2 और 2 4, तो 5 है सिर्फ। अगर सिर्फ 5 आता है गुणे में तो वो शांत होता है। इसके बट्टे में 5 5 5 के रूप में आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? शांत होगा। मैंने अभी बताया था, सिर्फ 5 आए, सिर्फ 2 2 गुणे में आए, या 2 और 5 दोनों आए तब शांत होता है। ठीक है, तो शांत तीसरा हो जाएगा, चौथा भी आपका शांत होगा। नेक्स्ट, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन? जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। देखो, इसके दूसरा वाला नहीं होगा, इसमें 2 हैं 5 भी है, लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या भी है 7, इस वजह से ये क्या नहीं होगा? शांत नहीं होगा। अब इसमें देखो बच्चों, थोड़ा बहुत काट सकते हो, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 3 21 0। अभी मैंने बताया था 30 का, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये 17 अभाज्य संख्या है, ये भी नहीं होगा। 3 गलत हो गए तो ये सही होगा। देखो, 3125 का मतलब क्या होता है? 625, ठीक है, गुणे 5। ठीक है, 625 गुणे 5 होता है। 625 का मतलब 5 की पावर 4 और ये 5 की पावर 1, तो सिर्फ 5 आ रहा है गुणे में, तो ये क्या हो जाएगा? शांत। वैसे भी एक ट्रिक क्या है, 3 जब गलत हो गए तो ये तो सही होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? देखो बच्चों, एक संख्या है, जैसे कि 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है √3, इनके गुणा करोगे तो 2 √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो यही आपसे पूछ रहा है, काउंटर एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुणा करोगे तो हमेशा एक क्या आएगा? आपको अपरिमेय संख्या आएगी, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमेशा याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अगर आपसे पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पाई अपरिमेय है। इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है? लॉस ऑफ निकालना है। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, छोटी छोटी संख्या है। 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 दूनी 18 ना, तो 3 की घात ये चीज़ लिख सकता हूँ। और 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 3 24, 2 की घात 3, 8 3 24। ठीक है, देखो आपको 3 सब में दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालने के लिए बोला है। तो जो तीनों में उसकी अधिकतम घात ले लेंगे, 3 की घात 2, और जो बच गए हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की अधिकतम घात ले ली 3। ठीक है, इसको नहीं लोगे, और ये 5, तो 3 3 9 8 और ये 5, 8 5 40, 4 9 36, पीछे से 0, आंसर आ जाएगा 360। कितना आ गया? 360। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, चैप्टर वाइज लिया है मैंने बच्चों। अगले प्रश्न चैप्टर पे आ जाते हैं
कह रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जबकि ए बी सी वास्तविक संख्याएं को दो चरों एक्स और वाई का रैखिक समीकरण कहा जाता है यदि यदि क्या हो कि ए का मान बी के बराबर ना हो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपस में बराबर हो, या फिर ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, आपके दिमाग को टेस्ट करेगा, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 हो या क्या हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 0 के बराबर ना हो, वो सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफीय रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाती है, समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है, किस तरीके का बिंदु है, ये आपसे पूछा गया है। इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, तो जो समीकरण का हल होता है ना उसको दर्शाने वाली होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको दर्शाने वाली रेखा का हल होता है, जो आप एक रेखा बनाते हो, वो रेखा कैसे बनती है, जब आपको बिंदु मिलते हैं ना, तो वो बिंदु क्या होते हैं, हल होते हैं, उन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचते हो, तो उसको दर्शाने वाली रेखा होती है, उसके हल को दर्शाने वाली, है कि नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तल में दी गई दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, ये बताइए कौन सा संभव नहीं है, वो आपको बताना है। कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दोनों रेखाएं समपाती होंगी, ये भी हो सकता है, प्रतिच्छेद करें ये भी हो सकता है, दोनों रेखाएं समपाती हो ये भी हो सकता है, समांतर हो ये भी हो सकता है। दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होगी, भाई या का कोई चक्कर नहीं होता इसमें, ठीक है, फिक्स होती है, या का कोई चक्कर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं हो सकता कि या लग गया ना इसमें, ठीक है, फिक्स होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे रैखिक समीकरण युग्म x बराबर वाई और x प्लस वाई बराबर 0 का क्या होगा, कितने हल होंगे, ये आपको बताना है। सो अगर मैं बताऊं, सिंपल बताऊं, पहला वाला समीकरण क्या है, x प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ये पहला समीकरण है, और दूसरा आपके पास है ये, ठीक है, तो a1 बट्टा a2 निकालो, x का गुणज 1 है और इधर भी x का गुणज 1 है, तो 1 बट्टा 1 क्या आ गया 1, b1 बट्टा b2 निकालो, b1 y का गुणज माइनस का 1 और इसका गुणज 1, तो -1। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, a1 बट्टा a2 बरा b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है और केवल एक हल होता है, केवल एक हल, और केवल एक हल है, यानी कि अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो सही हो जाएगा, एक हल को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला एक अद्वितीय हल है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सो देखो पहला वाला जो समीकरण है चेक करना है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है कि a1 बट्टा a2 बराबर ना हो b1 बट्टे b2 के, तो a1 क्या होता है, इसका गुणज, a2 क्या होता है, इसका गुणज, तो a1 हमारे पास x का गुणज 1, दूसरे वाले का है 3, y का गुणज माइनस का 2 और नीचे इसका गुणज कितना है, देखो इसका वाले इसका है आपका k, ठीक है, k कम के 2 3 6, तो k का मान माइनस के 6 नहीं होगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये समीकरण है और ये समीकरण को हल करने पर हमें मान क्या प्राप्त होगा, हल कर लो, है कि नहीं, हल कर लो, या फिर आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो, यहाँ से ऑप्शन रखो, अगर बाएं पक्ष को हल करने पे दाएं पक्ष के बराबर आ जाए तो वो हल है। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, x के जगह पे 3 रखते हैं और y की जगह पे 4, पहले वाले समीकरण हल करते हैं, 2 3 6 4 3 12 आगे 18। देखो इस बिंदु से लेकर हम चेक कर रहे थे, बाएं पक्ष को हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया, यानी कि ये संतुष्ट कर रहे हैं, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कह रहे के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। समपाती रेखा की कंडीशन क्या होती है, तीनों बराबर हो, यही होती है। देखो यहाँ पर x1 का गुणज क्या है 3, x2 का गुणज क्या है जी b1 हो गया, यहाँ से आ गया माइनस का 1, यहाँ से आ गया माइनस के की, c1 8 है, c2 ये माइनस का 16 इधर के प्लस का 16 हो जाएगा,
माइनस माइनस कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 2 बराबर ले लो, 1/2 बराबर 1 के, तिरछे गुणा करो, के 1 कम के 2 1 कम 2। ठीक है, तो के बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे यदि ये चीज़ और ये चीज़ द्वारा दी गई वाली रेखा परस्पर समांतर है तो के का मान क्या होगा। समांतर के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों? समांतर की कंडीशन होती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2, बराबर नहीं होता है C1/C2 के। A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, B1 कितना है 2 की, और ये है 5। C1 है, इधर आके माइनस का 2 होगा, और ये प्लस का 10 है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 बराबर ले लो, तिरछे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 की, 5 3 15, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, है कि नहीं। तो के का मान कितना हो जाएगा 15/4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन सी है? सो देखो, द्विघात समीकरण कौन सी है वो आपको बतानी है। पहला वाला नहीं है, क्योंकि x के पावर में क्या आ गया अंडर आ गया, तो ये द्विघात नहीं होगा। ये देखो x बट्टे में x से x की गुणा होगी तो x की घात कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो ये द्विघात नहीं है। ठीक है, ये देखो इसको हल करते हैं, ये वाला द्विघात भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इसके बट्टे में x है ना, इसके लॉस पर लोगे तो x आएगा, x की गुणा x स्क्वायर से करोगे तो x के घात 3 आ जाएगा, जो कि द्विघात नहीं है। 3 गलत हो गए, 14 तो सही होगा। कैसे होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। 2x² माइनस के 5x, 2 से अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस के 2, प्लस का 2x इधर के माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2 इधर के प्लस का हो जाएगा। ये आगे माइनस के 7x प्लस 2 बराबर 0। तो देख पा रहे हैं x की अधिकतम घात कितनी है बच्चों 2 है। x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छाट छाट के लाए गए प्रश्न है। कह रहे हैं इसमें x का मान क्या होगा, हल करके बताना पड़ेगा। तिरछे गुणा करेंगे x² माइनस 2 1 कम x² माइनस 2, 7 1 कम 7, माइनस का 2 उधर के प्लस का 2 हो जाएगा, तो x² बराबर आ जाएगा 9, वर्गमूल निकाल लोगे प्लस माइनस √9, तो बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो आंसर होगा x का मान प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समीकरण के मूल क्या होंगे। तो देखो बच्चों क्या करना है, पहले इस वाले को 0 मानेंगे, x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड में है, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा। फिर इसको 0 मानोगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस का 5 इधर के प्लस का 5 हो जाएगा। तो जो आपका उत्तर होगा बच्चों वो -6 और प्लस के 5 है, -6 और प्लस के 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। मूल मतलब को जो इसको संतुष्ट करे, हल करने पे 0 आए, ये आपको बताना है कि मूल कौन सा होगा। ठीक है, सो हल करते हैं। देखो अगर आप यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर x के जगह पर अगर 1 रखते हैं, 2x के जगह पर 1 रखा, तो ये तो आ जाएगा 2, 1 का वर्ग 1, -1 -1 -2 2 -2 0 बना रहे, तो ये तो है। अब ये भी संतुष्ट करे तो आंसर आ जाए। x के जगह पर रखेंगे -1/2 वर्ग -1/2, तो यहाँ से आ गया 2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस माइनस प्लस ये। ठीक है, सो देखो यहाँ से बचा 1/2, 1/2, आधा और आधा क्या होता है 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो ये भी शून्य बना रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये इसको शून्य बना रहा है, हल कर रहा है। अगला है कि यदि द्विघात समीकरण इस समीकरण के मूल समान है तो के का मान क्या होगा। मूल समान होने पर डी का मान क्या होता है, व्यक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b² - 4ac 0 के बराबर होता है। माइनस का 4ac इधर के क्या हो जाएगा प्लस के 4ac। इस कंडीशन को वो संतुष्ट करता है। अब आपको पता होगा बच्चों, चूंकि ए के स्थान पर कितना है 3, बी के स्थान पर कितना है -6, और सी के स्थान पर क्या है k, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये मान रख दीजिए यहाँ पर, बी का मान कितना है -6,
4, ए का मान 3, सी का मान के 6 छंग 36 माइनस का वर्ग प्लस 4 3 12। ये 12 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 12 3 36, तो के का मान कितना आ गया 3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 3, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे हैं द्विघात समीकरण कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है एक, जिसका सूत्र माइनस का बी अपॉन ए होते हैं, और आपका बोला अल्फा गुणा बीटा जिसका सूत्र होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ए के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी के स्थान पर एक्स का गुणज माइनस के 4, अचर पद है ही नहीं तो ज़ीरो होगा, रखिए मान सी की जगह पर 0 और ए का मान कितना है 3, 0 के बट्टे कुछ भी वो 0 होते हैं, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, कह रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इनमें से किस अचर को जोड़ना और घटाना चाहिए। तो बी स्क्वायर को हमें जोड़ना और घटाना होता है ना, तो पहले बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 9x है, तो 9x को मैं लिख सकता हूँ 3x का वर्ग, है ना। तो ये जो पद होता है वो a होता है, a हमारे पास 3x है, और 2ab किसके बराबर होता है, इसके बराबर होते हैं। ठीक है, 3/4 x के बराबर, a का मान क्या है 3x, ये मैंने रख दिया, हमें b निकालना है। x से x कटा, 3 दूनी 3 से 3 कटा, तो 2b बराबर 2b बराबर 1/4, तो 2 इधर है बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये b का मान है। हमें बी स्क्वायर जोड़ना और घटाना होता है, तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, तो हमें 1/64 जोड़ना और 1/64 हमें घटाना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। बी स्क्वायर जोड़ना और घटाना पड़ता है। कह रहे दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आपाप समान ना हो क्या कहलाती हैं। मतलब दिखने में अगर एक जैसी हैं, ठीक है, अगर दिखने में एक जैसी हैं तो वो समरूप होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं बच्चों, समरूप होती हैं, तो वो होती हैं समरूप आकृतियाँ। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, एग्जाम्पल तो जैसे ये एक मान लो समबाहु त्रिभुज है और ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज दिखने में एक जैसे हैं परंतु आकार अलग अलग हैं, तो ये दिखने में समरूप हैं, समान रूप के हैं, तो इसे समरूप आकृतियाँ कहते हैं। कह रहे चित्र में ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज ये वाला समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, यानी कि ए कोण ए के बराबर होगा, बी कोण ई के बराबर होगा, सी कोण एफ के बराबर होगा। तो ये वाला कोण यानी कि ई कोण, ठीक है, ई कोण कहाँ है बच्चों, ई कोण किसके बराबर होगा, यहाँ ई है, तो ई कोण किसके बराबर होगा, बी कोण के बराबर होगा। तो बी कोण को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ABC या CBA, कोण को बीच में रखते हैं ABC, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं चित्र में, ये आपको चित्र दिख रहा है, EF
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, इसका व्यास क्या होगा। देखो बच्चों, अर्धवृत्ताकार है, ये ध्यान रखना है, ये है अर्धवृत्ताकार। अगर मैं बताऊं ये आधा वृत्त है, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा, बाहर बाहर से पाई आर और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा व्यास होता है, तो ये हो जाएगा 2r। तो टोटल परिमाप जो हमारे पास है वो पाई आर प्लस 2r है। हमें क्या निकालना है, इसका व्यास निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो r अगर ओमनिश निकालेंगे यहाँ से तो अंदर बचेगा पाई प्लस 2, और वो परिमाप हमें जो दे रखा है अर्धवृत्त का चांद का जो परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। आगे हल करेंगे, देखो लॉस ऊपर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 22 है, 7 दूनी 14 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर हमारा क्या है 72 है। आगे हल करेंगे, इधर से r और गुणे में क्या है बच्चों हमारे पास 22 और 14 कितना हो जाएगा 36 बट्टे में 7, इधर है 72, 36 दूनी 72, r/7 बराबर 2, 7 दूनी 14, r का मान 14 आ गया। हमें व्यास निकालना जो कि 2r होता है, 2 गुणा 14, 7 14 दूनी 28, तो आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। कितना होगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है r है। हमें क्या बोला है कि उसका जो परिमाप है और उसका जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर है। परिमाप होता है 2πr, क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में r, पाई से पाई कटा, एक r से एक r कटा, तो इधर 2 बचा इधर r बचा, तो r का मान कितना होगा 2 मात्रक होगा, ठीक है। r का मान कितना होगा 2 मात्रक। कह रहे 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले देखो एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है और इस वर्ग के अंदर क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। पता नहीं बनेगा कि नहीं, इतना प्रॉपर बन गया, मस्त, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो दूरी है, अब ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है, ये जो दूरी है ये वृत्त का क्या हुआ, व्यास हुआ, वृत्त का व्यास हुआ। जब तक वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम होगी तो मैं क्षेत्रफल कहाँ से निकालूंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो जो क्षेत्रफल है वर्ग का वो हमें दे रखा है। माना वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, वो हमें 64 दे रखा है। तो ए क्या हो जाएगा, वर्गमूल 8 8 64, तो ए का मान हो जाएगा 8, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखो ये पूरा ए क्या हो, इसका व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी a/2, देखिए 8/2, 2 चौके 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, है कि नहीं। क्वेश्चन तो हम गड़बड़ नहीं पढ़ रहे हैं। 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के परिगत, अरे यार क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने, वर्ग के परिगत बोला है ना, मैंने वृत्त बना दिया वर्ग के अंदर, उस हिसाब से ये आंसर सही आएगा, लेकिन क्वेश्चन हमने गलत पढ़ा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये बोला है सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन पढ़ने में भूल होने की वजह से आंसर गड़बड़ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा यार आंसर तो जो मेरा हमारा आ रहा है वो नहीं निकल रहा है, यानी कि हमने गड़बड़ कर दी है। ये प्रश्न नहीं है, ये देखो पढ़ने में भूल हो गई। परिगत मतलब चारों ओर से, ठीक है, वर्ग के परिगत से एक वृत्त है, तो पहले वृत्त बना लेता हूँ तभी बनेगा, ठीक है। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त बना लो और इस वृत्त के परिगत एक वर्ग है, इसको छूता हुआ गया, इसका छूता हुआ ये वर्ग है, इसको छूता हुआ और इसको छूता हुआ ये एक वर्ग है, ठीक है। ऐसे तो मस्त नहीं बनेगा, ऐसे बना देता हूँ। चित्र बनाना भी एक कला है जो हर किसी की बस की बात नहीं है। ये हमारा चित्र है, ठीक है। तो देखो जो हमसे क्या बोला गया है, अरे यार फिर तो वही गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार, इसके अंदर है वर्ग। अरे भाई साहब, बच्चों मुझे माफ़ करना, मैं ये पार्ट जानबूझ के एडिट भी नहीं करूँगा वीडियो। मैं चाहता हूँ देखो कि
गड़बड़ी टीचर से भी होती है, माफ़ करना बच्चों मुझे। तो देखो, मुझे ये वृत्त की क्या है त्रिज्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो वर्ग का विकर्ण है, ठीक है, जो वर्ग का विकर्ण है वो त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या है वो वर्ग के विकर्ण, अगर वर्ग की भुजा ए है तो इसका क्या होता है √2a होता है विकर्ण। तो वर्ग की त्रिज्या वर्ग इसके विकर्ण के बराबर है। विकर्ण का सूत्र होता है a√2। भुजा मुझे दे नहीं रखा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 64 है, तो ये हमारे पास 64 का वर्गमूल आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो त्रिज्या हमें मिल जाएगी, त्रिज्या नहीं, देखो ये त्रिज्या नहीं है, ये वर्ग वृत्त का क्या है व्यास है। यहाँ पर 2r लिखना, 2r व्यास जो है वो a√2 के बराबर है। तो 8√2 होगी, 2 से काटोगे 2 चौके 8, तो r आपको मिलेगी 4√2, ठीक है, r आपको कितनी मिलेगी 4√2। अब आप इसको हल कर लीजिए। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7 और r कितना है 4√2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में लगा दीजिए। तो ऊपर से क्या आ जाएगा 4 चौके 16, 22 चौके 88, ठीक है, 4√2 गुणा √2, 4 दूनी 8 बट्टे में 7, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको जब आप हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। करें वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, हमारे पास एक वृत्त दे रखा है, इसका जो परिमाप है इसके वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखा है, ठीक है। मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है r है और इस वर्ग की भुजा क्या है a है। इसका जो परिमाप है 2πr, ठीक है, और इसका जो परिमाप है 4 गुणा भुजा वो आपस में बराबर है, 2 दूनी 4, ठीक है। सो मेरे पास जो r का मान हो जाएगा 2a/π के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पाई गुणे में 10 आ गया। हमें क्या लिखा इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ये, ठीक है, मान रखना है। तो ऊपर चलो πr² है, a का मान क्या, चलो r का मान रखना है ना, r के पदों में निकालना है। r का मान क्या है 2a बट्टे में π² बट्टे में क्या है a²। हल करो तो पाई 2 का वर्ग क्या होगा 4a², इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, पाई का स्क्वायर पाई और नीचे a² से स्क्वायर कटा और एक पाई कटा, 4/π, ठीक है। पाई का मान क्या होता है 22/7, बट्टे का 7 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे गुणे में 22, 4 2 दूनी 4, 2 1 कम, 7 दूनी 14, ऊपर कितना आ गया 14, नीचे है 11, तो आंसर आ जाएगा 14:11। क्या ऑप्शन में 14:11 दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर के बी सही हो जाएगा। अगला है 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, कह रहे 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत, अब आपको वर्ग के अंतर्गत खींचना है क्या, देखो यहाँ से अब जो पहले बनाते वही आएगा, वर्ग बनाओ पहले, ठीक है। ये हमारे पास वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंतर्गत, मतलब अंदर अब बनाना है, ठीक है। जो पहले बना रहे थे ना अंतर्गत, अंतर्गत और परिगत में अंतर है बच्चों, ठीक है, देखा आपने, ये है वर्ग, ठीक है। तो जो पहले काम कर रहे थे अब वो सही है। अब ये जो क्या होगा, ये इसका व्यास है, ये भी 6 ही होगा, भुजा 6 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r, 6 की आधी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr², पाई r का मान है 3 स्क्वायर, 3 3 9 पाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा डी, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r, वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो p डिग्री कोण हो। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 गुणे πr², थीटा की जगह p है, बट्टे में 360, r का मान दे रखा है कैपिटल R, तो ये ऑप्शन में नहीं है, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया गया है,
यहाँ पे भी 2 से गुणा किया, यहाँ से भी 2 से गुणा किया है, तो क्या हो जाएगा P/7 37 दूनी 72 और ये आ जाएगा 2πr²। ठीक है, सो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, क्या बोल रहा है 90 मीटर गुणा 40 मीटर नाप के एक स्विमिंग पूल में 150 आदमी गोता लगाते हैं। यदि एक आदमी द्वारा हटाए गए पानी का औसत विस्थापन 8 मीटर की घात 3 है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है। तो सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, पानी का जो बढ़ा हुआ स्तर होगा ना, सिंपल स्तर जो होता है वो होगा हटाए गए पानी का आयतन बट्टे में आ जाएगा और स्विमिंग पूल जो भी था उसकी लंबाई गुना चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल होता है एक्चुअली। ठीक है, तो हटाए गए पानी का आयतन कितना है, देखो 150 आदमी है और कितना पानी हटाते हैं, इतना पानी हटाते हैं 8 मीटर क्यूब। तो हटाए गए पानी का आयतन है 150 आदमी पानी हटाते हैं इतना। एक आदमी आता है 8 मीटर क्यूब, 150 आदमी हटाते हैं 150 से गुणा करना पड़ेगा। और दूसरे वाले का क्या 90 गुणा 40, हल करो 8×5 = 40, 5×3 = 15, 0 30/9, 30/90, 0 0 काट दो, 3/9 तो भाग देंगे तो 3 ये आ जाएगा सेंटीमीटर, इतना हटाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक ही आकार के बने हुए 12 ठोस गोलों को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धात्विक बेलन बनाया गया। प्रत्येक गोले का व्यास बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, एक ही आकार के 12 ठोस गोले हैं। कितने गोले हैं, 12 ठोस गोले, ऐसे 12 गोले हैं। उनको पिघलाकर एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला धात्विक बेलन बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। तो इस 12 गोले का जो आयतन होगा उस बेलन के आयतन के बराबर होगा। 12 ठोस गोले को पिघलाकर, तो प्रत्येक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। तो इसका दे रखा है पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 है तो h 16 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका क्या होगा 12 गुणा इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा, 12 है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाया जाता है, दोनों का आयतन सेम रहेगा और इसका आयतन होता है πr²h। ठीक है, पाई से पाई कटा, 3 चौके 12, ठीक है, तो चौको 16 हो गया। यहाँ से r³ r का मान है 1 और h का मान है 16, 16 से 16 कटा, r³ आ गया 1, 1 को मिला 1 की घात 3, तो r का मान आ जाएगा 1। हमें व्यास निकालना है, व्यास होता है 2r, 2 कम 2 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। तो गोले का जो व्यास होगा वो बच्चों कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, बाल्टी की ऊंचाई इतनी है, तो इसका आयतन कितना होगा। देखो बाल्टी है ना आपके पास, ये बाल्टी है, ध्यानपूर्वक, ये एक्चुअली क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है आपके छिन्नक का। एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या एक तो 35 दे रखा है, r1 आपका कितना है 35 है और दूसरा r2 आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है h वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। आयतन क्या होगा v, सूत्र होता है 1/3 πh, r1² r2² r1 r2। ठीक है, तो हल करते हैं। पाई का मान कुछ नहीं दे रखा है तो 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 3 है और h का मान हमें दे रखा है 40। ठीक है, r1 है 35, r2 है 14, 35 गुणा 14। इसको आप हल करोगे आपको आपका आंसर मिलेगा। चलो हल करके मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है ये मुझे आपको बताना है, कमेंट करना ज़रा। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, कमेंट करके देखना आपका सही है गलत है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होगी। हमें क्या दे रखा है, 2 त्रिज्या दे रखी है, r1 है 8 सेंटीमीटर, r2 है 38 सेंटीमीटर।
ठीक है, और ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। आपको तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। सूत्र क्या होते हैं? h² r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। h है आपका 40, r2 है 38 माइनस 8, तो यहाँ से आएगा 40 का वर्ग 1600, 30 बचेगा वर्ग 900, 30 का वर्ग 900 हो जाता है, जोड़ेंगे तो 2500, तो बाहर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5, फिर 2 0 से 1 0, आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। कह रहे हैं एक किनारे पर नुकीली बनाएगी एक बेलनाकार पेंसिल, किसके बेलनाकार जो पेंसिल होती है, ये पेंसिल में बना के दिखा रहा हूँ, है ना, ये पेंसिल है, ये पेंसिल की निब है, किसके आकार के बराबर होती है? एक शंकु और एक बेलन। तो देखो ऊपर से शंकु है और ये बेलन है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। एक साहुल, ये जो मिस्त्री के पास साहुल होता है किस आकार का होता है? ऊपर से एक अर्धगोला है, नीचे से क्या है? शंकु है। ठीक है, अर्धगोला और शंकु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा गया है और फिर तल के एक और बने शंकु को हटा दिया गया है, तो दूसरी ओर बचा क्या होता है? देखो बच्चों, आपके पास एक शंकु है, ठीक है, अब इसके बीचों बीच से काट दिया गया है यहाँ से, तो जो नीचे वाला पार्ट बचता है वो क्या हो जाता है? छिन्नक हो जाता है, शंकु का छिन्नक होगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना? गोला बोला है, ध्यान रखना है, ये पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। ठीक है, गोला है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r2। क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका अनुपात 4/3 पाई r3, दूसरे वाले का जो अनुपात है आयतनों का वो दे रखा है 64/27। इससे सेम टू सेम कटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r1/r2 की घात 3, 64 को लिख सकता हूँ 4 की घात 3, 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 3, तो 4/3 की टोटल की घात क्या आ जाएगी? 3, 3 से 3 हटा, तो r1/r2 हमारे पास है 4/3। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पहले वाले का हो जाएगा 4 पाई r1², दूसरे वाले का हो जाएगा 4 पाई r2²। 4 पाई से 4 पाई कटा, दोनों में स्क्वायर है, यानी कि r1/r2 टोटल का स्क्वायर। r1/r2 कितना है? 4/3 स्क्वायर, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, आंसर आ जाएगा 16:9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16:9 डी सही हो जाएगा। कह रहे एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन क्या होता है? पहले के समान ही रहता है। एक मिट्टी से तुमने गोला बनाया और एक मिट्टी से तुमने उसी गोले से तुमने एक बेलन बना दिया, तो मिट्टी तो उतनी ही रही ना, तो वो समान रहता है, आयतन क्या रहता है? समान। कह रहे हैं यदि समान त्रिज्या आर की दो अर्धगोले को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा होगा? बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक यदि समान त्रिज्या के दो अर्धगोले हैं, देखो दो अर्धगोले हैं, मैं आपको बनाता हूँ। देखो यहाँ से एक अर्धगोला है और ये भी यहाँ से एक अर्धगोला है, दोनों की त्रिज्या समान है, आर है, तो उनके आधारों से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो नए ठोस का वक्र पृष्ठफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा गोला बन जाएगा ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास कितना होगा? देखो लंबवृत्तीय बेलन में बनाता हूँ। ठीक है, ये बेलन बना, हमसे क्या बोला गया है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल, आधार पर क्षेत्रफल कैसा होता है? वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो यानी कि पाई आर स्क्वायर 9 पाई के बराबर है, पाई से पाई कटा, तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? व्यास का मतलब 2r, 2 3 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला वाला आंसर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, छठा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं होती है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या नहीं होती, माध्य होता है, बहुलक होता है, माध्य का मानक विचलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्यमान के अनुरूप बारंबारता इतनी है तो एक्स बार किसके बराबर होगा। ठीक है, ये आपसे बोल रहे हैं। सो बच्चों आप सूत्र जानते हैं कि जो एक्स बार होता है ना, ये सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है। तो कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एफ एक्स बट्टे एफ, सिग्मा एफ को एन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारे पास। अब प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार ये चीज़ आपको निकालनी है, ये किसके बराबर होगा करके ये बोला जा रहा है। सिग्मा कुल योगफल है, एफ एक्स एफ आई एक्स आई लिखा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, ये चीज़ है। अलग अलग ले लो तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, इसके साथ भी आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स बार। ठीक है, तो एफ एक्स किसके बराबर है, ये जो एफ एक्स है ये किसके बराबर है, एन एक्स बार के बराबर है। ठीक है, और एक्स बार क्या होता है, एक्स बार, ठीक है, एक्स बार क्या होगा, एक्स बार फिर समेशन लगाए, समेशन का मतलब एन बार योगफल। तो एक्स बार कितनी बार है, एन बार योगफल है, तो ये भी एन एक्स बार है। सेम चीज़ में घट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल तरीके से बताऊंगा, शानदार क्वेश्चन है, इनको मैंने अलग से भी वीडियो बना के बता रखा है। कह रहे ये आपका सूत्र होता है एक्स बराबर, ठीक है, बारंबारता बटन का माध्य प्राप्त करने के लिए यू किसके बराबर होता है, यू क्या होता है, डी बट्टे एच। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए बट्टे एच, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, यू इसके बराबर होता है। यह पग विचलन विधि, ठीक है, सूत्र। कह रहे प्रतिच्छेदन बिंदु के क्षैतिज अक्ष से कम प्रकार और से अधिक प्रकार के त्वरण हमें क्या देता है, माध्यिका देता है। त्वरण से हमें क्या मिलता है, माध्यिका मिलती है, सीधी सी बात है। आगे आ जाओ, बारंबारता बंटन की माध्यिका आलेखीय विधि से निम्नलिखित में से किसकी सहायता से ज्ञात की जाती है, त्वरण की सहायता से ज्ञात की जाती है, सिंपल सी बात है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र जो ये होता है, डी क्या होता है, डी ए से किस चीज़ के विचलन को दर्शाता है, तो वर्गों के मध्य बिंदु के दर्शाता है, एक्स माइनस ए, है ना, ये होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों से कम प्रकार और अधिक प्रकार की संचय बारंबारता वर्गों के प्रतिशत वितरण की भुज से आंकड़ों से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, माध्यक प्राप्त करते हैं त्वरण की मदद से। अगला क्वेश्चन है कि इन सभी का जो समांतर माध्य 21 है तो आर का मान क्या होगा। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य हमारे पास दे रखा है, माध्य में लिख देता हूँ, जो सभी संख्या होती है उनको जोड़ो, 5 10 15, फिर आर है, फिर 20 है और फिर 35 है। कितनी संख्या है, 7 बट्टे में 7 से भाग दो। माध्य दे रखा है 21, ऊपर सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 125 और प्लस आर बट्टे में 7, 21 सत्ते 147 और ये 125 प्लस का 125 इधर के माइनस का हो जाएगा और ये बराबर में आर, घटा देंगे आर का मान आ जाएगा 22। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहे 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो 1 से सबको जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 9 संख्या है, 9 से भाग दो, ऊपर जोड़ोगे 45 आ जाएगा, 9 से भाग दोगे 9 पंजे 45, तो आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज़रा इसका मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है अधिकतम। कह रहे हैं शून्य का गुणनफल क्या होगा, शून्य का जो गुणनफल का सूत्र होता है बच्चों, अल्फा गुणा बीटा वो होता है सी बट्टा ए। ए क्या है, एक्स का गुणज 1, बी क्या है 7, सी क्या है 10।
सूत्र में रख दीजिए, सी का मान 10, ए का मान 1, 10/1 10। तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 10। कह रहे हैं यदि द्विघात ये वाला कि शून्य को में से एक शून्य -3 है तो के का मान क्या होगा। शून्य क्या करता है, इसको शून्य बनाता है, ठीक है, इसको क्या बनाता है, शून्य बनाता है। तो के का मान, के नहीं, ये एच लिखा है ना, एच की जगह के होगा आई थिंक। के -1, एक्स की जगह पे क्या रखना, -3, एक्स की जगह पे -3 + 1, शून्य है तो शून्य बनाएगा, -3 से गुणा करेंगे, -3 के माइनस माइनस प्लस -3 के था यहाँ पर और 1, ठीक है। तो 3 के -3 के -6 के 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस के 2, तो -6 के उधर जाके +6 के इधर आ गया 2, ठीक है। तो के का मान निकालना है, 2/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो के का आंसर आ जाएगा 1/3। क्या आ जाएगा, 1/3 भाई साहब, 1/3 आना चाहिए। यहाँ पे ना मिस्टेक है बच्चों थोड़ा सा, तो उसी आधार पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लग सकता है, बट कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का करने का। शून्य -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो बच्चों, अल्फा के स्थान पर -3 है और बीटा के स्थान पर 4 है, तो जो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है वो होता है x² माइनस के अल्फ़ा बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की जगह -3, बीटा की जगह 4, x -3 × 4, तो प्लस का 1, तो ये चीज़ आ जाएगी x² माइनस x, 4 × 12, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन में, ठीक है, माइनस से गुणा करोगे ना, तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये ऑप्शन से सब में 2 से भाग किया है, देखो सब में 2 से भाग कर दो, यहाँ 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। कह रहे यदि द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 3 है तो ए और बी के मान क्या होंगे। शून्य क्या करता है, इसको शून्य बनाता है ना बहुपद को। पहली बार में आ जाओ, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, 2 की घात 2, ए + 1, एक्स की जगह 2 रखना है, प्लस बी बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा 2a + 2, 2 दूनी 4 प्लस बी, तो यहाँ से आएगा 2a + b, 4 और 2 6, इधर आके माइनस का हो गया समीकरण है। अब x की जगह पर 3 रखो, 3 की घात 2, a + 1, यहाँ पर 3 आ गया, प्लस b बराबर 3 × 9 प्लस का 3a, 3 + b बराबर 0, तो ये आ गया 3a + b, 3 12 प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 हो गया। समीकरण नंबर 2 हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से 3a + b माइनस के 12 है और 2a प्लस के b ये 6 है। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, कटा e, 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 6 आ जाएगा e, माइनस के 6 आ रहा है यार, कहाँ है माइनस के 6, सही क्या ना कैलकुलेशन बच्चों हमने। टू ए + 2 4, तो 4 2 6, सही तो किया है हमने कैलकुलेशन। 3a + 3, हाँ। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, b का मान आ जाएगा, ऑप्शन में गड़बड़ दे रखा है, ठीक है, तो वो देख लेना। अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है, इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। an हमें दे रखा है 2n + 1, 10वां पद निकालना है, n की जगह पे 10 रख दो, तो 20 + 1 यानी कि हो जाएगा 21, तो nवां पद कितना होगा 21, मतलब 20वां पद 10वां पद 21 होगा, ओके। कह रहे हैं AP का सारबंतर क्या है, जो ये चीज़ बराबर है 18 पद का मतलब होता है a + 17d, 1 कम कर दो, और 14 का मतलब होता है a + 13d, प्लस का माइनस का घटाओ, 17 में से 13d घटाओगे 4d, 4 8 32, तो d का मान आ जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है कि AP का 30वां पद क्या है, ठीक है। AP का 30वां पद क्या है, a प्रथम पद है हमारे पास 10 और
सार्वंतर, द्वितीय पद में से प्रथम पद कम घटा देंगे तो -3। तीसरा पद हमें निकालना है। a + 29d सूत्र हो जाएगा। a का मान है 10 और d का मान है -3, तो -87 घटाएंगे तो 77 माइनस का, तो आंसर आ जाएगा -77। ठीक है, ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो मतलब 22 के बाद कौन सा पद आएगा? 4 के बाद 10 है, 10 के बाद 16, 16 के बाद 22, 6 का अंतर है। तो 22 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा 28, बिना हल किए, है ना, 28 वाला आंसर आ जाएगा। ए का मान निकालना है सूत्र में। आपको पता है बच्चों, ए एन बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ए एन हमारा 4 है, ए हमें ज्ञात करना है, एन हमारा 7 दे रखा है और डी हमें दे रखा है -4। ठीक है, तो हल करते हैं। तो ये ए है, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 6 चौको 24 माइनस के, तो -24 इधर के प्लस का 24 हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती हैं? एक वृत्त पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्शिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे हैं वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी खींची जा सकने वाली स्पर्शिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिया आपने। ये इस बिंदु से इस वृत्त पर तुम कितनी स्पर्शिका खींच सकते हो? 2 खींच सकते हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है ए ओ बी कितना होगा? ए ओ बी, ये वाला कोण कितना होगा? ठीक है, आप जानते हो प्रमेय दर्शना के अनुसार यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा। जो स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। ये क्या है? एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360। तो ए + पी + बी + ओ का मान कितना होगा? 360। ए का मान हमारे पास कितना है बच्चों? 90, पी का मान 50, बी का मान 90, ओ का मान हमें ज्ञात करना है। 90 90 180, 180 और 50 230, उधर के घटा देंगे। 360 में से 230 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 130। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं होता और 1 से बड़ा भी कभी नहीं होता। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता p है, इसकी पूरक घटना मतलब उसके ना होने की घटना की प्रायिकता का मान क्या होगा? तो उसके ना होने की घटना होगी 1 - p, ऑप्शन नंबर सी। देखो, जिसकी ना होने की घटना निकालनी है ना, उसको 1 में से घटा दो उसकी घटना, तो ना होने की निकल जाती है। कह रहे हैं 52 ताशों की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, लाल रंग का मूर्ख कार्ड। अरे भाई, मूर्ख कार्ड क्या होता है? मुख्य कार्ड होगा, फेस कार्ड। देखो बच्चों, गड्डी में कितने होते हैं? 52 कार्ड। 2 कैटेगरी होती है उसकी, एक लाल एक काली। लाल की 2 कैटेगरी है, काली की भी 2 कैटेगरी। लाल के पास 26 पत्ते होते हैं, काली के पास 26 पत्ते। इसकी भी 13 की 2 कैटेगरी बनते हैं। फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, हर एक के पास 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 चेहरे वाले पत्ते। तो लाल के पास चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? 6। तो संभव परिणाम 6 है, कुल परिणाम 52 है। ठीक है, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 2 एक कम 2, 2 सत्ते। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? 3 और 3 6, संभव परिणाम 6, कुल परिणाम 52। ठीक है, 2 से काट रहा हूँ ना, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 3/26। ठीक है ना, काट उल्टा रहा था मैं, सॉरी बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? पासे पे जो परिणाम होते हैं वो होता है 1 से लेकर 6 तक।
विषम संख्या कौन कौन है इसमें? 1 है, 3 है, 5 है। प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी बुक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, जितने हो सकते थे मैंने बताए, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक आध क्वेश्चन अभी भी मुझे लग रहा है छूट रहे हैं, वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा, 5-10 क्वेश्चन और, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद।